जरखेज ज़मीन की पहचान ये है कि उसकी pH 6.5 से 7.5 के दरमियान होनी चाहिए और EC यानी इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी 2 से कम होनी चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर 3% के करीब होना चाहिए। ये वो ज़मीनें हैं जो कम खादों से भी बेहतरीन पैदावार दे सकती हैं, मगर पाकिस्तान में ऐसी ज़मीनों का शदीद फुकदान पाया जाता है। हमारे यहाँ ज़मीनों का pH लेवल मुसलसल बढ़ता जा रहा है। पैदावार पूरी करने के लिए खादों के बैग्स की तादाद भी बढ़ती जा रही है, जो किसान को खुशहाल बनाने की बजाय इंडस्ट्री को खुशहाल बनाने का सबब बन रही है। आइए देखते हैं कि खादों के बगैर ज़मीन की पैदावारी सलाहियत क्यों ख़त्म होती जा रही है। ज़रूरी मुदाखिल के अखराजात बढ़ रहे हैं जबकि पैदावार कम होती जा रही है, जिस वजह से आज हर किसान परेशान नजर आता है। मगर किसान ने ऐसी प्रैक्टिसेस छोड़ दी हैं जिनसे जमीन की जरखेजी बहाल रह सकती है। आज भी अगर किसान फसलों की रोटेशन करना शुरू कर दें, यानी हर बार एक ही फसल काश्त न की जाए बल्कि मुतबादल फसल लगाई जाए, इंटरक्रॉपिंग यानी एक प्राइमरी फसल जबकि दूसरी सेकेंडरी फसल एक साथ काश्त की जाए, ग्रीन मैन्योरिंग यानी जंतर वगैरह काश्त करके खड़ी फसल पर हल चलाकर जमीन में मिक्स किया जाए, ज़रूरी अद्वियात का इस्तेमाल कम से कम किया जाए, ज्यादा pH वाली खादें इस्तेमाल ना की जाएं, जमीन में हल कम से कम चलाया जाए, फसलों की बाकियात को जलाने या निकालने की बजाय जमीन में ही रहने दिया जाए ताकि इनसे नामियाती मादे की मिकदार में इजाफा हो सके। जमीन को सैराब करने वाला पानी खारा ना हो, यानी इसका TDS 1000 से कम हो और सोडियम की मिकदार भी कम होनी चाहिए। ये चंद इकदामात हमारी जमीनों को दोबारा से जिंदगी दे सकते हैं। किसान भाई, अगर आपकी ज़मीन की pH ज़्यादा है या EC ज़्यादा है तो यकीनन आपको फौरी तौर पर उसे ठीक करवाना चाहिए, ज़मीन को रिक्लेम करवाना चाहिए। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आखिरी ऑप्शन ये है कि अपनी फसलें तब्दील कर रहे। इस वक्त हमारे साथ माहिर ज़राअत मैम रिजवाना कौसर साहिबा मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि हाई pH पर और हाई EC में कौन कौन सी फसलें होती हैं और कौन कौन सी नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम जी मैम, फरमाइएगा अगर ज़मीन की pH ज़्यादा है तो वहाँ किसानों को कौन सी फसलें लगानी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी pH तक वो फसल हो सकती है? इसमें सबसे पहले तो ये है कि जब आपकी pH हाई होती है तो आपने हर दो सूरत हाल जिप्सम की एप्लीकेशन मस्ट रखनी है। यानी अगर आपने एक क्रॉप लगाया उसके बाद उसका वक्फा आता है तब आप उसमें अप्लाई करते रहें ताकि एक कंटिन्यूसली दोनों प्रोसेस आपके साथ साथ रहें कि फसलों का भी आपका मुतबादिल रहता जाए और साथ साथ आपकी ज़मीन भी ठीक होती रहे। तो इसमें pH अगर आपकी है तो आपके पास 2-4 ऑप्शन हैं। आप चावल लगा सकते हैं, ये 9 तक भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद सनफ्लावर हो गया, फिर गवार हो गया। अच्छा मैम, अगर EC ज़्यादा हो तो ये बता दें कि कितनी ज़्यादा हो और कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती, यानी उसका बेयरेबल लेवल क्या है? बाज़ क्रॉप्स जो है ना, जैसे अबव 4 to 6 तक आप जो है ना गंदम लगा सकते हैं, मकई लगा सकते हैं, जौ लगा सकते हैं, पालक लगा सकते हैं। उसके बाद 6 to 8 के दरमियान जो है ना आप कलर ग्रास लगा सकते हैं और इसके अलावा बरमूदा ग्रास लगा सकते हैं। फिर इससे अबव 8 से अबव जो है ना आप सफ़ेदे का पौधा लगा सकते हैं। चाहे आपकी ज़मीन जो है ना EC ज़्यादा है या pH, आपने बस उसको खाली नहीं छोड़ना, ठीक है ना। चाहे आप उसमें फॉरेज क्रॉप्स लगा लें, चाहे जैसे गंदम वगैरह EC वाले हो गए ये लगा लें, तो इसको आपने कंटिन्यूसली रखना है ताकि क्योंकि जब आप ज़मीन को खाली छोड़ देंगे ना, दोनों सूरतों में आपकी ज़मीन हर साल मज़ीद उसकी हालत जो है ना ख़राब होती है। अच्छा ये बताएं कि ये जो आपने फसलें बताई हैं क्या ये टेम्परेरी हल है या इससे आहिस्ता आहिस्ता सॉइल रिक्लेम भी होती है? नहीं, इनके जो सफ़ेदा है ना, इससे तो बहुत ज़्यादा रिक्लेमेशन के यानी स्टेप्स हो जाते हैं। ये एक तरह से कह लें पौधों के ज़रिए रिक्लेम हम कर रहे होते हैं सॉइल्स को। पालक जो है ना, इसमें जो सॉल्ट्स आपके होते हैं ना जज्ब करने की ज़्यादा वो कैपेसिटी होती है, तो वो सॉइल से एक तरह से सॉल्ट्स भी थोड़े से ज़्यादा जज्ब करते हैं, जिसके साथ आपकी ज़मीन वक्त के साथ साथ वो भी कंट्रोल होता है। जी मैम, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अगर आप अपनी ज़मीन के साख्त के लिहाज से फसलें लगाएंगे तो यकीनन आप नुकसान नहीं उठाएंगे और आपकी फ़ी एकड़ पैदावार भी ज़्यादा होगी।